इस पॉलिटिकल प्रोसेस में कश्मीर के लोगों का, जम्मू के लोगों का पूरे जुनून और जज्बे के साथ पार्टिसिपेशन हो रहा है। बच्चों, इलेक्शन का ब्यूगल बज गया है। जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का ताज है और ताज में जैसे नग लगते हैं, डेवलपमेंट का नग लगा के उसको सजाएंगे। खुदा के लिए आज अपने लिए, अपनी बका के लिए, अपनी इज्जत के लिए वोट डालिए। Conflict only destroys, does not build. And if you want to build a strong nation, we have to get rid of conflicts. घाटी में अलग फारूक साहब हैं और दिल्ली में अलग फारूक साहब। ये 25,000 करोड़ रुपए का रोशनी घोटाला ये अपने आप में दिखाता है कि जम्मू कश्मीर को लूटने की कोई कसर नहीं छोड़ी। सरकारी जमीन, फॉरेस्ट लैंड, इसको लेकर लोग बेनिफिशियरी बनते हैं जो मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर किसी के खिलाफ कुछ है, अगर इनमें ताकत है तो साबित करके दिखा देना। ये तो घबराहट है इनकी। कश्मीर के मन में कौन सी आग जल रही है वो पता लगाने की कोशिश हम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कभी हाँ कभी ना वाली बात तो जरूर करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी चतुराई के चक्रव्यूह में फंस चुकी है। जब कभी दूसरों पर तबसरा कीजिए, सामने आईना रख लिया। इलेक्टोरल अलायंस हो गया, डीडीसी इलेक्शन हो गए, हमने कहा सब मिलके लड़ेंगे, तो उसमें कोई हर्ज नहीं, शुड वेलकम इट। उपकार समझौते को कश्मीर में जो इस बार चुनाव होने वाले हैं उसकी धुरी कहा जा रहा है, पर सड़कों पर लोग क्या सोचते हैं? बीजेपी ने तो ये बताया था पूरे मुल्क के लोगों को कि हम 370 खत्म करेंगे, जम्मू कश्मीर में दूध की नदियां बहेंगी, आतंकवाद खत्म होगा, मिलिटेंसी खत्म होगी, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। पर यहाँ तो उल्टा हो गए, यहाँ तो हालात ज्यादा खराब हो गए हैं। अब डीडीसी बनने जा रही है, फिर उसके बाद जो है एक हमारा जो होगा चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट का वो बनेगा। तो मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट जो इस वक्त कर रही है ये बहुत ही अच्छा कदम है। ये लोकल बॉडी चुनाव है, उसमें भारतीय जनता पार्टी कमल खिला के दिखाएगी। ये आपको डल लेक दिख रहा है, डल लेक में कमल दिखेगा। जिस खाक की जमीर में हो आतिशे चिनार, मुमकिन नहीं कि सर्द हो वो खाके अर्जुमंद। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। चिनार से अपनी पहचान को जोड़ते हुए कश्मीर में लंबे समय तक ये पंक्तियां अलगाववाद से जुड़ी रहीं, लेकिन अगर गहराई तक इन पंक्तियों में उतर कर देखिए तो ये कश्मीर की सोच भी है। चिनार के इस पेड़ की तरह जिसने सदियों सदियों का इतिहास देखा है, सत्ताओं को बदलते देखा है, आतंकवाद को उठते देखा है, अब धीरे धीरे कश्मीर का एक नया रूप भी देख रहा है। धारा 370 हटने के बाद पहली बार यहां पर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें सिर्फ देश नहीं पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। हम आपको आज कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में लिए चलेंगे और बताएंगे कि इस नई नई जो यूनियन टेरिटरी है इसमें कौन से वो मुद्दे हैं, चुनावों को किस हिसाब से देख रहे हैं, क्या वाकई आम सामान्य जनजीवन के लौटने से ये जुड़ रहा है या आकांक्षाएं कुछ और गहरी जा रही हैं। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की पहली परीक्षा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि बहुत सारे कार्यों में गति इसलिए आई है पिछले 1-1.5 साल में कि ये बाधाएं समाप्त हो गई थी। बहुत सारी बाधाएं लाई गई थी 370 के कारण। डीडीसी चुनाव में मतदान का कल पहला चरण है। जब जब इलेक्शन होगा, जब हमें लगेगा कि जो कम्युनल फोर्सेस हैं और उनकी जो प्रॉक्सीज हैं वो इलेक्शन में आके यहाँ जम्मू कश्मीर को और तहस नहस कर सकती हैं, उस वक्त हम फिर इकट्ठे हो जाएंगे। चुनाव डीडीसी यानी जिला विकास परिषद और सरपंचों के हैं, लेकिन दांव पर जम्मू कश्मीर की राजनीति की धुरी वाले दिग्गजों की साख है। खानदानी गुरूर और खानदानी सुरूर में चकनाचूर यहाँ की सियासत रही है। इन सियासतदानों को कभी भी इंडिपेंडेंट और ओपन पॉलिटिकल प्रोसेस पसंद नहीं रहा है। ये चुनाव बेहद अहम है क्योंकि ये रेफरेंडम है रोशनी एक्ट के नाम पर 25,500 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले में आरोपित फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की घाटी में बची विश्वसनीयता पर। 98 में फारूक साहब ने
3 कनाल जमीन खरीदी थी कई लैंड ओनर से, उस पर हमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती। ये प्राइवेट डील थी प्लॉट नंबर 21 में, खसरा नंबर 21 में, जो सुंजवान गांव है जम्मू में। लेकिन खरीदा 3 कनाल, कब्जा किया 7 कनाल, और जो 7 कनाल था वो सरकारी जमीन और फॉरेस्ट की जमीन थी। कि अगर किसी के खिलाफ कुछ है, अगर इनमें ताकत है तो साबित करके दिखा देना। ये तो घबराहट है इनकी, ये जो PAGD बना है उसकी घबराहट की वजह से कभी फारूक साहब को, कभी दूसरे साहब को, कभी तीसरे साहब को इल्जाम लगाते हैं। अगर इनमें ताकत है, मैं कहना चाहती हूँ, अगर इनके बस की बात है तो ये साबित करके दिखा दें, और उसके बाद महबूबा मुफ्ती पहली होगी कि जिसमें अगर मेरे खिलाफ कोई चीज, कोई भी इतनी सी बात साबित हो जाती है तो मुझे जेल में डाल दें। ये चुनाव देश के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये रेफरेंडम है गुपकार समझौते के तहत जम्मू कश्मीर पर धारा 370 और 35A जैसी व्यवस्थाएं दोबारा थोपने वाली नियत पर। कोई नई बात नहीं है, ये इकट्ठे हुए 2019 के लोकसभा चुनाव में भी इकट्ठे हुए थे। हालांकि उस समय इनका नामकरण गुपकार के रूप में नहीं हुआ था, लेकिन उदाहरण के तौर पर मेरे अपने चुनाव में भी इन तीनों चारों पार्टियों ने मिलकर के एक कैंडिडेट उतारा था। जम्मू कश्मीर की जो स्पेशल पोजीशन है उसको वापस कैसे लाए, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के मसले की वजह से अभी तक जो हजारों लोग यहाँ मारे गए हैं, इसको खून खराबे को बंद करके जम्मू कश्मीर के मसले का हल कैसे करें। ये चुनाव बेहद जरूरी है जम्मू कश्मीर के लिए क्योंकि ये रेफरेंडम है लोकतंत्र के अधिकारों और वंशवाद की राजनीति के बीच। ये रेफरेंडम है भ्रष्टाचार, पाकिस्तान परस्ती और कश्मीरियत के बीच। पहले चरण में 43 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए 352 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन्हीं चुनावों के साथ खाली पड़े पंचों और सरपंचों के पद भी भरे जाएंगे। LOC पर चौकसी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निगाहें कड़ी हैं। कल का सूरज कश्मीर में नई रोशनी लिए उगने वाला है। ये चुनाव जवाब है उस आतंकवाद को जो घाटी को हमेशा रक्त रंजित देखना चाहते हैं। बीते कुछ महीनों में 10 से ज्यादा राजनीतिक हत्याएं हो चुकी हैं, जिनमें 8 BJP के नेता या कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के सरपंच या बैंक के चेयरमैन थे। ये चुनाव उस आतंकी सोच के मुंह पर लोकतंत्र की मोहर है। 370 एक मुद्दा बनाया हुआ था, लेकिन आज के इलेक्शन में मुझे नहीं लगता कि वो मुद्दा काम आएगा। आज तक तो कुछ नहीं हुआ। अब ये यूटी बनने से हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे आने वाले वक्त में के नौजवान जो यूथ है, इनके लिए जो भी होगा बेहतर होगा। होम मिनिस्ट्री इज लाइंग। नेताओं पर कसे नजरबंदी के दायरे मिट गए, जनता के हाथों में वोट की ताकत भी फिर से बहाल है। बदले माहौल में, या ये कहें कि जम्मू कश्मीर के बदलते माहौल में लोकतंत्र का उत्सव शुरू होने को है। मौसम जरूर सर्द है, लेकिन सियासत की भट्टी में आंच खूब तेज है। हम आपको आज दिखाएंगे जमीन पर कहां है जम्मू कश्मीर। हम आपको आज सुनाएंगे कि क्या चाहता है जम्मू कश्मीर। हम आपको आज बताएंगे कितना बदल रहा है कश्मीर। हमवतनों, इलेक्शन का ब्यूगल बज गया है। मैं आपसे दरखास्त करना चाहता हूं आपसे, अलायंस कैंडिडेट्स को ही वोट दीजिएगा। जो दूसरे खड़े हुए हैं और कहते हैं वो अलायंस के हैं, वो अलायंस के नहीं हैं, वो अलायंस के दुश्मन हैं। ये श्रीनगर का गुपकार रोड है। इसी सड़क पर आगे बड़े बड़े लोगों के मकान हैं। फारूक अब्दुल्ला यहीं रहते हैं, महबूबा मुफ्ती यहीं रहती है। लेकिन उन सारी चीजों से बढ़कर इसी गुपकार रोड पर वो बैठक हुई थी, वो मुलाकात हुई थी, जिसके आधार पर आज गुपकार समझौते की बात होती है और उस राजनीति की बात होती है। तो देश की राजधानी में बैठकर गुपकार समझौते को कश्मीर में जो इस बार चुनाव होने वाले हैं उसकी धुरी कहा जा रहा है। पर सड़कों पर लोग क्या सोचते हैं, गांव में लोग क्या सोचते हैं, क्या वाकई ये मुद्दा है? जब से हमारी ड्यूटी बनी हुई है, ये फर्स्ट टाइम इलेक्शन हो रही है। पहले यहाँ पे DDC की इलेक्शन नहीं होती थी, सीधी MLA की इलेक्शन होती थी या सरपंच पंच की होती थी। तो ये जो इलेक्शन हो रही है, इससे हमें काफ़ी बेनिफिट होगा। जो हमारे मसले थे, जो सड़क, बिजली का या स्कूल का या किसी भी किस्म की परेशानी थी, तो ये जो है हम लोग डायरेक्ट इन लोगों को, जो यहाँ के कैंडिडेट हैं, ये हमारे लोकल ही हैं, यहाँ के हैं, हमारी जान पहचान के हैं, तो इन लोगों को हम अपने मसले बता सकते हैं।
हमने चुनावों की कलाई को पकड़ते हुए जनता की नब्ज को समझने के लिए एक यात्रा तय की। अपने मुद्दों के बारे में खुलकर बात करते जम्मू कश्मीर की ये तस्वीर निसंदेह अच्छी है, लेकिन उससे भी अच्छी बात ये है कि कश्मीर में चुनाव है और हर चुनाव में बंदूक और बारूद के दम पर चुनावों के बॉयकॉट की धमकी देने वाले आतंकी संगठनों की इस बार मुंह खोलने की हिम्मत नहीं हो सकी। जो आए थे बदनीयती के इरादे लिए, वो वाया नगरोटा जहन्नुम पहुंचा दिए गए। पहली बात यह है कि कोई भी दुनिया की ताकत हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से को डिस्टेबलाइज नहीं कर सकती। नंबर 1, मोदी जी के रहते तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, चाहे पाकिस्तान हो और चाहे पाकिस्तान का कोई बाप हो। दूसरी चीज जो है कि आज हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोग, जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर कंप्लीट कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है। आतंक का रोज एनकाउंटर कश्मीर के दुश्मनों का मुकद्दर बन चुका है, लेकिन एक एनकाउंटर राजनीति में भी चल रहा है। गरीबों को जमीन मिले, जो आम कश्मीरी परेशान है उनको मिले, उस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। लेकिन सरकारी जमीन, फॉरेस्ट लैंड, इसको लेकर लोग बेनिफिशियरी बनते हैं। जो मुख्यमंत्री रहे हैं, बड़े बड़े ओहदे पर रहे हैं, ये बहुत ही निम्न स्तर की राजनीति है। आखिरकार ये योजना किसके लिए थी? गरीब की भलाई के लिए, राज्य की भलाई के लिए, रोशनी प्रोजेक्ट लाने के लिए, कि इन भ्रष्ट नेताओं के घर रोशन करने के लिए और इनको अरबों रुपए की जमीन दिलाने के लिए था? मुख्तलिफ लोगों को, चाहे वो बिजनेसमैन हों, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, गरज इस रियासत के लोग हों, उनको बदनाम करने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। हाँ, इन्वेस्टिगेशन हो, लेकिन वो प्रॉपरली हुआ था सारा मेरे ख्याल से। मानने को ये माना जा सकता है कि चुनाव डीडीसी के हैं, यानी जिला विकास परिषद के चुनाव, लेकिन जिस तरह भूचाल पूरे देश की राजनीति में आया हुआ है, वो कुछ संकेत जरूर करता है। सेंटर बिल्कुल डोंग कर रही है, वो घबराए हैं। पीएजीडी के इलेक्शन में हिस्सा लेने से ये लोग घबरा गए हैं और कुछ नहीं। गुपकार गैंग की एक पोल खुली है कि ये गठबंधन आज नहीं हुआ, ये ठग बंधन 2001 से चल रहा है, जहां कानून तो पीडीपी कांग्रेस बनाती है, लूटने का काम एनसीपी पर्याप्त साथी करते हैं। जो बाकी इनके दलों के लोग हैं, उनके नाम भी सामने आए कि किस तरह से भूमि के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं और प्रदेश के संसाधनों की पूरी तरह लूट की गई। संकेतों का जवाब आज जम्मू कश्मीर की जनता ही खुद देगी। हम आपको ये बता देते हैं कि डीडीसी चुनाव का जम्मू कश्मीर के लिए मतलब क्या और कितना गहरा है। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि जम्मू कश्मीर इतिहास के पहले ऐसे चुनाव होंगे जिनमें पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों को वोट डालने का अधिकार मिलेगा। इन शरणार्थियों के करीब 22,000 परिवार हैं और 1.5 लाख से ज्यादा की आबादी है। 70 सालों में ये पहली बार होगा। दूसरी बात ये कि विकास के लिए तैयार होता जम्मू कश्मीर पहली बार सामाजिक, राजनीतिक और लोकतांत्रिक सहभागिता में एक साथ दिखेगा। डीडीसी चुनाव 28 नवंबर से 22 दिसंबर तक 8 चरणों में होंगे। इनमें जम्मू क्षेत्र के 10 और कश्मीर क्षेत्र के 10 जिलों में डीडीसी का गठन किया जाएगा। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के हर जिले में 14 निर्वाचन क्षेत्र होंगे, यानी कुल 280 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोटिंग की जाएगी। ये चुनाव नए जम्मू कश्मीर के भविष्य की नींव साबित होने हैं। यही वजह है कि हर पैंतरे की आजमाइश है। बॉर्डर स्कर्मिशेस बढ़ रही हैं और लोग मर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। रोज आप अखबार देख लीजिए, है कोई रास्ता निकालना पड़ेगा इस स्थिति से निकलने का। और बातचीत के सिवा मैं नहीं समझता हूं, जैसे आप चीन से बात कर रहे हैं, चीन से कोशिश कर रहे हैं कि वो पीछे हट जाए, इसी तरह से हमें अपने पड़ोसी से भी बात करके रास्ता निकालना पड़ेगा इस स्थिति से निकलने के लिए। गुपकार समझौता बहुत सुनने में आ रहा है। निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर की जनता की भी इस पर एक स्पष्ट राय है, वो सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले ये बता देते हैं कि ये गुपकार है क्या। धारा 370 हटने के बाद विपक्षी दलों ने एक राजनीतिक गठबंधन बनाया है, जिसमें
फारूक और उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती की पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, सीपीआईएम जैसे दल शामिल हैं और इनका नारा धारा 370 दोबारा लाने और 35A की बहाली का है। इसमें कांग्रेस की स्थिति को लेकर भी जमकर राजनीति है। एक तस्वीर राजनीति ने जम्मू कश्मीर की दिखानी शुरू कर दी है। आप लोग समझते हैं ना खानदानी गुरूर, उस खानदानी गुरूर और पानदानी सुरूर, उस सुरूर का नतीजा था कि जम्मू कश्मीर के लोग तरक्की की धारा से कैसे दूर रह सके। एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं। आपके हिसाब से क्या 370 इशू रहेगा इस बार? मतलब लोगों के मन में यह है या लोग सोच रहे हैं कि नहीं हमें बस तरक्की करनी है? देखिए 370 का जो आपने ये क्वेश्चन पूछा मैडम, 370 एक मुद्दा बनाया हुआ था, लेकिन आज के इलेक्शन में मुझे नहीं लगता कि वो मुद्दा काम आएगा, क्योंकि जैसे गुपकार डिक्लेरेशन होगी वहाँ सब पार्टियां इकट्ठी होगी। पहले तो उन्होंने कहा था कि हम बाइकाट करेंगे इलेक्शन का, तो जब इलेक्शन डिक्लेयर हो गया तो वही पार्टियां आज वो उनका अलायंस भी मुझे टूटता हुआ नजर आ रहा है। अनुच्छेद 370 के खत्म होने से पहले तो किसी को यहाँ पर यकीन नहीं था कि ऐसा हो सकता है। उसके खत्म होने के बाद जो जिंदगी यहाँ पर आगे बढ़ रही है, अलग अलग इलाकों की अलग अलग प्रतिक्रिया अभी भी आती है, लेकिन जब पहला चुनाव यहाँ पर होना है उसके हटने के बाद, तो क्या लोगों के मन में ये एक मुद्दे की तरह है? मुद्दों को मापने का पैमाना जनता का मत होता है और हम जनता के बीच ही हैं। हर वर्ग का प्रतिनिधित्व हमने अपने सवालों के जवाब के लिए किया। जम्मू कश्मीर की जनता से बातों के बीच हमें वो वादे भी याद आए जो धारा 370 को खत्म करने के ठीक 20 दिन बाद जम्मू कश्मीर के तत्कालीन गवर्नर ने जम्मू कश्मीर की जनता से किए थे। मैं ये गारंटी करता हूं, नरेंद्र मोदी जी के जो पिछली गलतियां हुई और सरकारों से कि आपने रिगिंग करा दिया, चुनाव गलत कर दिया, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, अंडर एंड सरकारें नहीं बनाएंगे और हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएंगे। ये आए सब चुनाव में जीतें और अपनी सरकारें चलाएं। राजनीति के जरिए ही सुलझेगा मामला? नहीं, सब चीजों के जरिए सुलझेगा। सबसे पहला है, जो मेरा मैंडेट भी है, आउटरीच टू द पीपल। अब तक 370 अतीत है, 1 साल से ज्यादा पुरानी बात हो चुकी। तब जम्मू कश्मीर ने कितना पाया, कितना रह गया और कितने की उम्मीद बाकी है, ये भी हमें पता चला। 70 साल हो गए मैं देखते देखते, है ना, लेकिन आज कुछ उम्मीदें लगी हैं, हम तवक्का रखते हैं। आवाम का अपना पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इसमें ऐसा होगा कि कम से कम सेंटर के साथ हमारा पूरा राब्ता रहेगा। आज हम ये तवक्का रखते हैं कि पहले हमें कोई आदमी ला के देता था, तो ला के देने वाला आधा खा जाता था। अब डायरेक्ट लंगर पे हमारा राब्ता है, तो उस लंगर से हमारी प्लेट खाली नहीं आएगी। कश्मीर का युवा पत्थरबाज के लांछनों और आतंक के हिमायती होने के तमगे से छुटकारा पाना चाहता है। वो तरक्की के रास्ते पर सबके साथ मिलकर चलना चाहता है। मैं एक स्टूडेंट पेटर मैं भी था, एंड यू नो उसके बाद 2014 एंड आफ्टर दैट 2016 जो यहाँ पे जो हालात हुए थे, तो एंड बुरहान वानी पे, एंड मुझे लगता है कि दैट मैंने भी बहुत सारे स्टूडेंट पेल्टर जो पेल्टिंग हुई थी उनमें पार्टिसिपेट किया था। बट आफ्टर दैट जो हमें ये पार्टिसिपेट कराने के लिए बोलते थे कि दैट व्हेन आई सा दैट उनके जो बच्चे होते कि दैट उनको उस चीज से बहुत दूर रखते थे, एंड हमें बोला जाता कि दैट यही चीज है, हमें हमारे राइट्स नहीं है, हमें ये है। तो एट द एंड ऑफ द डे मैंने देखा कि दैट जो ये इनकी जो हमें बोल रहे थे कि दैट ये चीजें ठीक है, वो तो उनके बच्चे तो वहां पे फॉरेन में पढ़ रहे हैं। मौका मिला है तो जम्मू कश्मीर की तरुणाई आजादी की सांस लेना चाहती है। आतंक ने बहुत बदनाम कर दिया, अब बात विकास की ही हो तो अच्छा लगता है। चुनावों में ये सोच एक मुद्दा जरूर रहेगी। भारी बर्फबारी की शुरुआत यहाँ कश्मीर में हो गई है और लाइन ऑफ कंट्रोल से लगते जो समूचे इलाके हैं उनके लिए बहुत बड़े मायने होते हैं इसके। यहाँ पर भी आप देखिए कि किस तरीके से मोटी मोटी बर्फ पड़ रही है और कुछ ही देर में ये पूरा इलाका ढक जाएगा। यानी जो सेना के जो जवान लगातार मुस्तैदी से लगे हुए हैं उनके लिए जो इसके मायने हैं वो कहते हैं कि आपको और ज्यादा सजग और ज्यादा सतर्क रहना है इस कठिनाई में भी, यानी इतनी बर्फबारी में भी उन्हें अपनी जगहों पर तैनात रहना है, अपनी पेट्रोलिंग की ड्यूटी लगातार निभाते रहना है और पाकिस्तान की तरफ से जितनी भी कोशिशें हो जाती हैं उन सबको नाकाम भी करना है। और हमारी सेना इसमें पूरी तरीके से सक्षम भी है। जिस तरीके से
नगरोटा से लेकर दिल्ली तक आतंकियों के काले मंसूबों को नाकाम किया जा रहा है, उसी तरीके से यहां लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी जो सेना के जवान है वो पूरी तरीके से तैनात हैं ये देखने के लिए कि इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश ऐसे मौसम में कम से कम न की जाए, जो आतंकी है उनके द्वारा। यहाँ पर बर्फबारी किस तेजी से हो रही है वो आप देख सकते हैं। मौसम इस समय का जो है वो संकेत यही दे रहा है कि आने वाला समय और कठिन होता जाएगा। अलगाव की आंधियों का मौसम लौटा। वो परिवार जिसकी 3 पीढ़ियों ने मुख्यमंत्री के रूप में जम्मू कश्मीर पर राज किया, जिनके जमाने में करोड़ों रुपए के घोटाले हुए, उन सब घोटालों को भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए ये 25,000 करोड़ रुपए का रोशनी घोटाला ये अपने आप में दिखाता है कि जम्मू कश्मीर को लूटने की कोई कसर नहीं छोड़ी। गवर्नमेंट लीज्ड लैंड थी, उसको कन्वर्ट शायद किया है रोशनी के तहत, तो वो देखना पड़ेगा, वो जांच एजेंसी देखे कि क्या वो गैर कानूनी था, क्योंकि एक कानून के तहत वो हुआ है और उसमें कोई कंसेशन भी नहीं ली गई है। मौसम की तमाम चुनौतियां भी लौटी। अब जो सर्दियां शुरू हो रही हैं, हर साल हमारे 15, 20, 10 आदमी यहाँ जाया होते हैं, मर जाते हैं बर्फ के नीचे आकर। उसके बाद अगर श्रीनगर में कोई इलाज के लिए गया है या वहाँ कोई किसी की डेथ हो जाती है तो वहाँ हमें बॉडी ले आने में कई हफ्ते लग जाते हैं। नया इतिहास जम्मू कश्मीर की देहरी पर है। मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट जो इस वक्त कर रही है ये बहुत ही अच्छा कदम है और इसके लिए हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अगर ठीक है, अगर यहाँ असेंबली के इलेक्शन भी होते लोग पार्टिसिपेट करेंगे, 100% करेंगे, लेकिन जब ये असेंबली के इलेक्शन होते हैं, जब ये एमएलए बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, फिर ये लोगों के बीच में नहीं जाते। क्या चुनेगा अपने लिए आज का कश्मीर? क्या चाहता है अपने भविष्य के लिए कश्मीर? डेवलपमेंट तो होगी। देखिए, जब आप आराम से घर में बैठते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, सब चीजें करते हैं, जो फैमिली का हेड होता है वो चाहता है कि डेवलपमेंट करें, तो ये सब चीजें कम हो जाती हैं। नो डाउट आपके आराम, आपकी गाड़ियां, ऐश इशरत कम हो जाते हैं, मगर उसका ये नजरिया होता है कि हम अपने इस घर को अच्छा डेवलप करेंगे। ये जो हमारा इंडिया है ये भी एक घर की तरह ही है। होगा, इफ यू बिलीव इन योर ड्रीम्स तो कुछ भी हो सकता है। सपना देखने की ताकत होनी चाहिए। कश्मीर में बहुत ज्यादा टैलेंट है, अब मिल नहीं रहा है, हमें वैसा स्टेज नहीं मिल रहा है, बट इंशाल्लाह आगे आगे होगा। इसे भाग्य की विडंबना ही कहेंगे कि जब जम्मू कश्मीर के भविष्य या अतीत की बात चलती है, न चाहते हुए भी पाकिस्तान का काला पन्ना उन बातों के बीच में आ ही जाता है। डीडीसी चुनावों के जरिए अब जबकि जम्मू कश्मीर ने अपने भाग्य को चुनने की प्रक्रिया तय की है, पाकिस्तान की दखलंदाजी लगातार जारी है। घरों पर गोलाबारी के निशान हैं, स्कूल की छतें मोर्टार से चटकी हैं, रात के अंधेरे हो या दिन के उजाले, एक चिंता पाकिस्तान की हरकतों को लेकर लगी रहती है। वोट के दिन आएंगे तब पाकिस्तान के समर्थन वाली राजनीति एक मुद्दे की तरह ध्यान में शायद रहेगी जरूर। लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक वो गांव जहां पर शेलिंग का बहुत ज्यादा असर पड़ता है, जब पाकिस्तान की तरफ से गोले दागे जाते हैं, ये घर इस बार अफेक्ट तो हुआ है। यहाँ पर बाहर से ही हमें वो शेलिंग के निशान दिखते हैं। यहाँ पर शेलिंग हुई थी तो पड़े थे गोले? हाँ जी, गोले पड़े, मैं इतनी खड़ी थी, यहीं पे खड़ी। जहाँ नहीं, यहाँ सीधा जगह नहीं थी, बहुत गिर रहे थे। यहाँ पर जगह भी नहीं थी हमें छुपने के लिए। हम आर्मी के पास गए, हमारी सपोर्ट की, उन्होंने बहुत मदद की। हमें यहाँ पर मुर्चा चाहिए छुपने के लिए, हमारे पास कुछ भी नहीं है छुपने के लिए, हम बहुत गरीब है। हमने ये खुद खरीदी है अपनी जगह। ये यहाँ पर इस समय बारिश भी शुरुआत हो चुकी है और ये समझिए कि
ऊपर बर्फ और इधर अगर वहां पर भी आप वो सारी तस्वीरें देखेंगे तो आप पहाड़ों को देखकर ही खराब मौसम का अंदाजा लगा सकते हैं। और ऐसे में एक ऐसा घर जो बुरी तरीके से टूट चुका है, बिल्कुल टूटा हुआ जनाब। कितने लोगों का परिवार आपका रह रहा है? इधर 7 लोगों का परिवार एक घर में है, 7 का दूसरे घर में, 7 का तीसरे घर में, 3 घर बिल्कुल तबाह है सर। कोई ऐसा सौदा नहीं है, बिंकर नहीं है हमारे पास। मकान अभी बिल्कुल खत्म हो गया है। यही गरीब हैं, मकान खत्म हो गया, बारूद आता है, हम मर जाएंगे। बच्चों को लेके आर्मी वालों के पास भाग गए। इन बातों में एक दर्द झलकता है। राजनीति से निराशा के साथ भारतीय सेना से आशा की उम्मीद भी झलकती है। टंगदार की पॉपुलेशन 24/7/365 डेज हमेशा हिंदुस्तान के साथ थी, हिंदुस्तान के साथ है और हिंदुस्तान के साथ रहेगी। और ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है। ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है। आपस में हम लोग इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। मतलब कहते हैं ना, मच्छी को पानी से बाहर निकाल दो, क्या मच्छी जिंदा रह पाएगी? इस प्रकार से टंगडार मच्छी और पानी है। डिफरेंस अगर पानी है तो टंगडार के लोग मच्छी है। और ये अलग अलग हो जाए तो दोनों नहीं रह पाएंगे। हमें वो लोग भी मिले जिन्होंने बहकावे में आकर कभी बंदूक में जम्मू कश्मीर का भविष्य तय करने का सोचा था। आज उम्र के एक पड़ाव पर आकर वो बदलाव को अपनी आंखों से देख रहे हैं। उनके देखे से जो विश्वास की आस जगी है वो जम्मू कश्मीर के भविष्य की आहट है। जब से ये पंचायतों के इलेक्शन हुए हैं, कुछ गवर्नमेंट ने फंड्स वगैरह छोड़े हैं, तो ये जो गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया है, पंचायत फिर बीडीसी और डीडीसी, ये बराह रास्त जो गवर्नमेंट का पैसा है बराह रास्त एक पंच के पास पहुंचता है, गांव में लास्ट कोने में पहुंचता है, तो वहाँ उस महल्ले में काम होता है। बकावे में आ गया, उस वक्त एक मॉल जैसा था यहाँ पर, तो मैं भी उसमें फंस गया। एक आवाज वो है जिसने 90 के दशक में बंदूक थामी थी, आज पछतावा है और भारतीय सेना के लिए शुक्रिया भी। क्या? हाँ, पहले होता है शुरू में, जब हमने देखा खुद, जब हमारे साथ हुआ तो बहुत अच्छा हुआ। फौज ने बहुत रिस्पांस दिया, इज्जत दी। तो उसके बाद कभी मतलब फौज चाहती है कि सरेंडर करें। हाँ, फौज बहुत चाहती है सरेंडर करें। तो हमने सरेंडर किया, हमने आराम से जिंदगी गुजारी। उसके बाद लोगों ने मुझे गाँव में इज्जत दी। हमने जिस जम्मू कश्मीर को देखा उसका सफर अभी जारी है और यकीन मानिए ऐसा लगता है जैसे पत्थरबाजी, आगजनी, नफरत की तकरीरों से ये आगे निकलने के लिए तैयार हैं, वो अपना भाग्य विधाता बनने के लिए तैयार हैं। रुई के फाहों की तरह गिर रही ये बर्फ ही कश्मीर को जन्नत का स्वरूप देती है। जब बर्फबारी यहाँ पर भारी होती है, जब ये पर्वत श्रृंखला जो है पूरी तरीके से सफेद चादर में ढक जाती है, तब कश्मीर अपने पर्यटकों को कहता है स्वागत है, आइए कश्मीर। लेकिन पिछले साल 5 अगस्त को धारा 370 हटने के बाद का जो घटनाक्रम है उस कारण पर्यटन का बड़ा नुकसान हुआ। इस साल कोरोना के बाद हुआ लॉकडाउन भी कश्मीर में पर्यटकों को नहीं ला सका। क्या इस बार की ये बर्फ पर्यटकों की खुशखबरी कश्मीर के लिए लेकर आएगी? यहाँ पर लोग यही उम्मीद कर रहे हैं और पर्यटन भी यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जम्मू कश्मीर की ये रौनकें देखकर ही शायरों और कवियों ने इसे धरती की जन्नत कहा होगा। लेकिन राजनीतिक दुर्भावनाओं और कुचेष्टाओं ने इस पर ऐसा ग्रहण लगाया जिसकी परछाई अब भी कभी कभी आतंकवाद की शक्ल में दिखती है। धारा 370 हटने के बाद एक वादा था दिल्ली का जम्मू कश्मीर से कि वही जन्नत लौटाई जाएगी। जब धरती का स्वर्ग हमारा जम्मू कश्मीर फिर एक बार विकास की नई ऊंचाइयों को पार करके पूरे विश्व को आकर्षित करने लगेगा, नागरिकों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगी। हम सभी चाहते हैं कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव हो, नई सरकार बने। कश्मीर की मिट्टी से प्यार करने वाले जो जांबाज भारतीय फौज में गए, वो भी रिटायरमेंट के बाद कश्मीर को सचमुच का गुलिस्तान बनाने की कोशिशों में जुटे हैं, ताकि दुनिया भर के लोग आएं और कहें हाँ, यही वो कश्मीर है जो किताबों में पढ़ा था। श्रीनगर से लगभग 200 किलोमीटर आगे हम पहुंच चुके हैं और
यहाँ जो गांव होते हैं उनकी समस्याएं बिल्कुल अलग होती हैं। यहाँ लेकिन हम देख रहे हैं कि एक ये हाइड्रो पावर प्लांट जी, तो क्या आप लोगों की समस्याएं से सुलझेंगी बिजली वगैरह की? जी मैम, पिछले 20-30 साल से हम बड़े उलझे हुए हैं पावर के मामले में। हमें बिल्कुल बिजली नहीं है। 2 मेगावाट का एक हाइडल प्रोजेक्ट है मैम, यहाँ से 1 किलोमीटर पीछे 1 मेगावाट उसका काम कर रहा है, एक खराब है। तो मैम ये अभी हमारी सरकार ने जो एक यहाँ पे एक प्रोजेक्ट रखा है 12 मेगावाट का, तो इसका काम चल रहा है, अभी फर्स्ट स्टेज पे है ये। तो मुझे लगता है मैम ये 1-2 साल में कंप्लीट हो जाएगा और इससे हमारी काफी समस्याएं दूर हो जाएंगी मैम। क्योंकि इस पूरे इलाके में बहुत सारे गांव पड़ जाते हैं, तो हमें बताया जा रहा है कि छमकोट और उसके नीचे के जो पूरे 44 गांव पूरे इस पावर प्रोजेक्ट के जरिए उन्हें बिजली मिल सकती है। और यकीन मानिए कि आप जितना दूर होते जाते हैं मुख्य इलाके से, उतनी ज्यादा आपकी समस्याएं बढ़ती हैं। कभी कभी ऐसा लगता था कि कोई सुनने वाला नहीं है और कुछ चीजें नहीं बदल रही थी। अब आपको लग रहा है चीजें बदल रही हैं? मैम बिल्कुल, 1 साल से हमें लग रहा है कि सब कुछ बदल रहा है। पहले हमारा कुछ सुनने वाला नहीं था। जैसे अभी देखिए, अब हमारा ये प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, इंशाल्लाह हमें लग रहा है कि 1-2 साल में ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे चले जाएं, आप देखेंगे एक हमारा गर्ल्स हॉस्टल बन रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमारी बच्चियों के लिए, क्योंकि ये हिली इलाका आप देख रहे हैं, दूर दूर से यहाँ हमारी बच्चियाँ आती हैं पढ़ने के लिए, हायर सेकेंडरी में, हाई स्कूल में, तो उनके लिए एक गर्ल्स हॉस्टल बन रहा है। और अभी हमारी ये रोडें आप देख लें। नहीं, वाकई मैं यहाँ पर लगभग 1.5-2 साल पहले इस इलाके में आई थी और यहाँ सड़कों का जो हाल था वो देखकर आप यकीन नहीं कर सकते थे कि आज सड़कें कुछ इस तरह की हैं कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर गाड़ियां चल रही हैं। हालांकि ठीक है, यहाँ के लोगों की डिमांड ये भी रहती है कि आप एक टनल बनाइए ताकि ठंड के मौसम में और बर्फ पड़ने के बाद दिक्कतें यहाँ पर ना आए। लेकिन उसके बावजूद फिलहाल जितना काम हुआ है सड़कों को लेकर, वो भी प्रत्यक्ष आंखों से नजर आ रहा है। ये ऐसा विश्वास है जम्मू कश्मीर का जो धारा 370 के कमजोर ब्रिज पर चलते हुए शेष भारत तक नहीं आता, बल्कि दिलों का एक रिश्ता जुड़ा है जिसकी शाखाएं जम्मू कश्मीर को रोशन कर रही है। वादों की बातें और इरादों के कदम जम्मू कश्मीर की नई परिभाषा लिखने में जुटे हैं। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र उन लाखों लोगों के वोट डालने से और मजबूत होगा जो पहली बार अब वोट डालेंगे। सियासत के चेहरों से सब वाकिफ हैं और वाकिफ वो इस बात से भी हैं कि पाकिस्तान परस्ती की मजबूरी या वंशवाद की राजनीति, दोनों का अब उनके लिए कोई अर्थ नहीं रहा। ये बर्फ खुशखबरी है तो ये बर्फ बुरी खबर भी है। इस बर्फ का मतलब खूबसूरती है तो इस बर्फ का मतलब मुश्किलें भी है। कुछ कुछ उसी तरीके से जिस तरह से कश्मीर की कहानी पिछले कुछ सालों से, दशकों से चली आ रही है। लेकिन उम्मीद एक नए सवेरे की है। उम्मीद यह है कि बर्फ की ये सफेद चादर एक सुनहरा समय लेकर आएगी।